अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कोशी प्रॉब्लम इन टू डायमेंशनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास इसमें कोशी प्रॉब्लम में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और पहले हम इसको डील कर रहे हैं होमोजीनियस वेव इक्वेशन के साथ। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि वेव इक्वेशन किस तरह से हम लेंगे कि वेव इक्वेशन में हमारे पास उसको कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे जैसे कि ये हमारे पास एक वेव ओसिलेट कर रही है। अब वेव में हम यहाँ पे एक अगर पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से कि ये पॉइंट वेरिएबल जो है वो यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर किया है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे कोशी कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। वेव इक्वेशन है हमारे पास और इसमें हमारे पास ये फाइनाइट भी हो सकती है वेव और इनफाइनाइट भी हो सकती है। हम फाइनाइट के लिए भी इसको देखेंगे और इनफाइनाइट के लिए भी। अगर इनफाइनाइट हमारे पास ये स्पेस है तो इसको यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम भी रिक्वायर है और ये हमारे पास वेरिएबल है। इसका मतलब है कि दो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए, एक एक्स से हम डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं और टी कितना टाइम ले रहा है डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो एक्स और टी हमारे पास यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को देखने के बाद हम अपने जो है वो क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। द वेव इक्वेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेव्स। वेव्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास वेव इक्वेशन को यूज़ किया जाता है सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, जो हमें क्या करता है, बताता है कि पॉइंट हम कहाँ पे ले रहे हैं और उसकी स्पीड जो होगी वो किस तरह से होगी, फिक्स है या फिर वो जो है वो कभी ज़्यादा स्पीड से है कभी कम स्पीड से है। तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो ऑसिलेट करता रहेगा। द वेव इक्वेशन इज़ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट मे कंटेन सम स्केलर फंक्शंस। अब उसके कुछ स्केलर फंक्शंस भी हो सकते हैं। स्केलर फंक्शंस मीन्स के हमने जिस तरह से कहा कि इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो एक्स वन डायमेंशनल है तो हमारे पास वन पॉइंट आ जाएगा, अगर टू डायमेंशनल है तो टू पॉइंट्स आ जाएंगे। मीन्स के यहाँ पे हमने इसको एक्स कंसिडर किया है तो ये हमारे पास वन डायमेंशन को शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे x1 और x2 दो पॉइंट्स ले लेती हूँ तो ये हमारे पास टू डायमेंशन को शो करेगा। इसी तरह से आगे पॉइंट्स लेते जाएंगे तो डायमेंशन ज़्यादा होती जाएगी। x3 तक लूँगी तो वो थ्री डायमेंशनल बन जाएगा। टी हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड वन आर मोर स्पेस वेरिएबल्स x1 x2 x3 सो ऑन टू xn। अब u क्या है? अब u जो है हो सकता है कि हम जो वेव ले रहे हैं वो हमारे पास लिक्विड में हम ले रहे हैं या गैस में ले रहे हैं या फिर सॉलिड में ले रहे हैं। अगर तो वो u जो है लिक्विड या गैस में है तो वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। द क्वांटिटी u में बी द प्रेशर इन अ लिक्विड और गैस आर द डिस्प्लेसमेंट along some specific direction of the particles of a vibrating solid away from their resting position। या तो वो क्या होगा, u प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड या सॉलिड में या फिर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन के अलोंग किसमें, सॉलिड जो है हमारे पास वाइब्रेटिंग सॉलिड में, क्योंकि वाइब्रेशन है तो हम उसको वाइब्रेटिंग सॉलिड कह रहे हैं। फ्रॉम देयर रेस्टिंग पोजीशन से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। फर्स्ट हम देखते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन हमारे पास इस तरह की होती है। ये हमने पीछे भी देखी हुई है, जो हमने हाइपरबोलिक और पैराबोलिक किए हैं कैनोनिकल फॉर्म्स में, ये वहाँ पे भी हमने यूज़ की हुई है। द वेव इक्वेशन इज़ इन वन स्पेस डायमेंशन कैन बी रिटन एज वेयर c इज़ द वेलोसिटी ऑफ वेव। ये आपने याद रखना है कि c को हम नेक्स्ट जब यूज़ करेंगे तो हम वहाँ पे c को वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वेशन जो है वो मेंशन करेंगे, क्योंकि जब भी वेलोसिटी कहा जाएगा तो वेलोसिटी में हमारे पास c की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी। और इसको हम होमोजीनियस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे ज़ीरो है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती
तो फंक्शन वैल्यू होती तो हम यहाँ पे इसको नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इनको हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास कुछ इनिशियल वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। इसकी इनिशियल वैल्यूज़ अगर हम लेते हैं तो वो हमारे पास इनफाइनाइट में या फाइनाइट में कंसीडर की जाएंगी। वी आर सॉल्विंग वेव इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशंस। जब इनिशियल कंडीशंस के साथ इसको सॉल्व किया जाएगा तो वो हमें रेफ़र करेगा कोशी प्रॉब्लम की तरफ। तो कोशी प्रॉब्लम, अब यहाँ से चले थे हम वन डायमेंशन से, वन डायमेंशनल के साथ हमने उसकी इनिशियल कंडीशंस अप्लाई की, इनिशियल कंडीशंस दी तो वो हमारे पास एक कोशी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि हमारे पास कोशी प्रॉब्लम किस तरह से इसकी निकलेगी, इनफाइनाइट स्ट्रिंग प्रॉब्लम। अब सेम वही इक्वेशन ली है, हमारे पास x जो है वो कोई रियल नंबर है और t हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो। हमने यहाँ पे बता दिया कि हम उसको फिक्स पॉइंट पे नहीं ले रहे, टाइम इंटरवल के साथ उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। इनिशियल कंडीशन आ गई हमारे पास इसकी एट टाइम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब हमारे पास u डिस्प्लेसमेंट में आ रहा है तो t इज़ इक्वल टू ज़ीरो मीन्स के स्टार्टिंग ज़ीरो ले रहे हैं तो वो हमारे पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। इसको हमने लिया इसका डेरिवेटिव u t, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसका हमारे पास फंक्शन आ गया जी ऑफ एक्स। उसको हम इनिशियल वेलोसिटी करेंगे वेयर u रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट एट पोजीशन x एंड टाइम t। अब इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, हमने पीछे भी जितने भी क्वेश्चंस किए हैं पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, एलिप्टिक के, तो हमने इस इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है ताकि हम इजीली इसको इंटीग्रेट करके सिंपल वैल्यूज़ निकाल सकें, जनरल सॉल्यूशन इसका निकाल सकें। तो हम अब इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म की जनरल इक्वेशन के साथ। हमने उसको कंपेयर किया, कंपेयर करने से हमारे पास a इज़ इक्वल टू 1 आ गया। ये देखें a u t t और यहाँ पे हमारे पास u t t है, तो u t t कंपेयर किया, a इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब u x x है हमारे पास c के साथ, तो c इज़ इक्वल टू माइनस सी स्केयर आ गया। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम अब इक्वेशन ले लेंगे b स्केयर माइनस 4ac, वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास ये आ गया 4c स्केयर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि c मैंने आपको पीछे बता दिया था कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वेव की, ठीक है। तो और ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। सो इट इज़ यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया कि हमारे पास वेलोसिटी c जो है वो वेलोसिटी ऑफ वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो ही होगी। नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। जब ग्रेटर देन ज़ीरो वैल्यू आ गई इसकी डिस्क्रिमिनेंट की, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो। दिस इज़ द हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होगी, इसका मतलब है कि हमारे पास दो करैक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकलेंगी और हमारे पास दो ही करैक्टरिस्टिक रूट्स निकलेंगे। सॉरी, रूट्स है ये यहाँ पे। करैक्टरिस्टिक फाइंड करने का हम यहाँ पे अब मेथड अप्लाई करेंगे। क्या है कि फ़र्स्ट हम उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी लिख दी, a b और c की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, ये ब्रैकेट है, माइनस सी स्केयर, b क्योंकि ज़ीरो था वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो लैम्डा स्केयर इज़ इक्वल टू सी स्केयर। लैम्डा का जब स्केयर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस सी दो वैल्यूज़ आ गई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो करैक्टरिस्टिक इक्वेशंस आ गई और दो ही रूट्स निकल आए थे। तो ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक इक्वेशंस आ गई। अब बारी बारी इनको लेके इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट मैंने इसको लिया, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब सी टी को मैंने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, एक्स माइनस सी टी इज़ इक्वल टू c1, और लेट किया कि ये हमारे पास इसको एक वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया कि लेट एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस सी टी, क्योंकि नेक्स्ट हमें ये वैल्यूज़ रिक्वायर होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू टी ले लिया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो ये आ गया हमारे पास 1,
जब डबल डेरिवेटिव लूँगी तो ये ज़ीरो आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू टी लिया तो माइनस सी आ गया, विद रिस्पेक्ट टू टी दोबारा इसका डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास रिज़ल्ट इसका ज़ीरो आ गया। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज़ किया और सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करते हुए यहाँ तक हम इसको रिज़ल्ट को ले आए। नेक्स्ट हमने अब इस फैक्टर को वेरिएबल ईटा के साथ रिप्रेजेंट किया और उसी तरह से इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू टी लेके वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमने क्या करना है कि जहाँ पे हमारे पास u और हम वैल्यूज़ थी u x और t जो था उसको हम चेंज कर देंगे ईटा और एक्साई में। चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स t एंड x इनटू एक्साई एंड ईटा। फर्स्ट हमने जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको कन्वर्ट किया, तो ये हम पीछे फॉर्मूला कर चुके हैं। हमने हाइपरबोलिक की जो भी इक्वेशंस निकाली थी उसमें ये चीज़ अप्लाई की थी, तो ये याद करने की हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। पुट किया u t t इज़ इक्वल टू u एक्साई टी होल स्केयर, और इस तरह से ये सारी इक्वेशन आ गई यूजिंग ऑल द वैल्यूज़। कौन सी वैल्यूज़? ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे। यूज़ करने से हमारे पास ये आ जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई यहाँ से देखें कि माइनस सी स्केयर है तो ये प्लस सी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी ज़ीरो फैक्टर हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। यहाँ पे आ गया माइनस टू सी स्केयर यू एक्साई ईटा और यहाँ पे आ गया सी स्केयर यू ईटा ईटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसी तरह से नेक्स्ट हम जाएंगे यू एक्स एक्स निकालेंगे। यू एक्स एक्स निकाला तो हमारे पास अब यहाँ पे हमने पहले लिखा था यू एक्साई टी। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है एक्स है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आई थी, ये वाली वैल्यूज़ जो मैंने यहाँ पे पुट की हैं 1 1, वो ये वाली वैल्यूज़ पुट की हैं। इन वैल्यूज़ को पुट किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन निकल आती है। अब इक्वेशन नंबर 2 निकल आई है और इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब यू टी टी और यू एक्स एक्स ये जो है अब कन्वर्ट हो जाएंगे एक्साई और ईटा में। अब सी स्केयर यू एक्साई है, यहाँ पे भी सी स्केयर यू एक्साई है, तो जो कैंसिल आउट होती हैं टर्म्स उनको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में आता है यू एक्साई ईटा इज़ इक्वल टू 0। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब ये जो है कैनोनिकल फॉर्म निकल आई है इस इक्वेशन की, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया। द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ यू टी टी इज़ इक्वल टू सी स्केयर यू एक्स एक्स इज़ यू एक्साई ईटा इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्साई एंड विद रिस्पेक्ट टू ईटा। जब हम एक्साई के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो ईटा को एज अ कांस्टेंट डील किया जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्साई वाइल कीपिंग ईटा एज अ कांस्टेंट वी ऑब्टेन। यहाँ पे जब ये वाली है आपके पास इक्वेशन, मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई की। इंटीग्रेशन लिखने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। तो विद रिस्पेक्ट टू हम ले रहे हैं यहाँ पे एक्साई, तो ईटा एज अ कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यू ईटा बाकी बच जाएगा, ठीक है। इज़ इक्वल टू, अब इस फंक्शन को क्योंकि ईटा एज अ कांस्टेंट लिखा जा रहा है तो यहाँ पे जब कोई कांस्टेंट मेंशन किया जाएगा तो वो ईटा के रिस्पेक्ट से ही मेंशन किया जाएगा। इसको मैंने बोल्ड यहाँ पे लिखा है। तो फाई ऑफ ईटा आ गया, वेयर फाई ऑफ ईटा इज़ एन आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ ईटा। अब ये बोल्ड इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम इसको दोबारा से इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईटा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा और हम उसको सिंप्लीफाई लिखने के लिए इसको जो सिंपल फॉर्म है फाई ऑफ ईटा के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ईटा वाइल कीपिंग एक्साई एज अ कांस्टेंट। एक्साई अब यहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन हमारे पास क्या होता है यू एक्साई ईटा की फॉर्म में है टर्म, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन करना ज़रूरी है कि वाइल कीपिंग एक्साई एज अ कांस्टेंट वी ऑब्टेन यू एक्साई ईटा इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अब इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा प्लस, अब क्योंकि एक्साई हमने कांस्टेंट रखा है तो एक्साई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास
फंक्शन आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो साई ऑफ एक्साई आ गया। अब इस टर्म को मैंने लेट कर लिया कि ये हमारे पास इक्वल है फाई ऑफ ईटा के, ये बोल्ड में है और यहाँ पे मैंने इसको सिंपल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई यू एक्साई ईटा इज़ इक्वल टू फाई ऑफ ईटा प्लस साई ऑफ एक्साई। अब इसको हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्साई और ईटा की बजाय एक्स और टी की वैल्यूज़ चाहिए। तो अब हम एक्साई और ईटा को टी में कन्वर्ट करें, एक्स और टी में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इक्वेशन 5 इज इंटरप्रेटेड एज द सम ऑफ एनी टू मूविंग वेव्स ईच मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी c। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इक्वेशन 5 है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया है। सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा मिस हो गया, ट्रांसफॉर्म। अब इसको ईटा की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस सी टी और एक्साई की वैल्यू इक्वल टू एक्स माइनस सी टी। अब ईटा और एक्साई की जगह पे वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ निकली हैं, ठीक है, एक है एक्स प्लस सी टी और एक है एक्स माइनस सी टी। इसका मतलब है कि दो फंक्शंस जब निकले हैं तो वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक्स प्लस सी टी राइट साइड पे और एक्स माइनस सी टी हम कह सकते हैं कि वो फिर लेफ़्ट साइड पे होगा। Equation 5 is interpreted as the sum of two moving waves, each moving in opposite direction with the velocity c। वेलोसिटी सेम रहेगी इसकी, क्योंकि c हमने कहा हुआ है कि ये हमारे पास वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है वेव की। तो x की वैल्यू और t में चेंज आता जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो मूवमेंट होगी दो वेव्स की वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें शो होगी। इनिशियल कंडीशंस थी हमारे पास ये वाली। अब ये हमारे पास इक्वेशन निकल आई है। अब यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, फर्स्ट हम डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे इनिशियल कंडीशन को, और सेकंड जो है फिर जो वेलोसिटी इनिशियल कंडीशन है वेलोसिटी के अकॉर्डिंग वो हम पुट करेंगे। अब यू एक्स ज़ीरो इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो ये हमारे पास यू एक्स टी ये इक्वेशन थी, यहाँ पे t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट किया, ये इक्वेशन आ गई। तो यू एक्स ज़ीरो इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 7 कह दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास आ गया फाई ऑफ एक्स प्लस सी टी इंटू सी एंड साई ऑफ एक्स माइनस सी टी इंटू माइनस सी। तो c कॉमन आ गया, बाकी ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे t इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, ज़ीरो रखने से हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। इसको कंपेयर किया तो ये g ऑफ x हम यहाँ पे पुट कर देंगे उसकी वैल्यू को। अब एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई है और दूसरी हमारे पास ये है। अब इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे ये अभी, अगर हम इसका जो है वो इसकी इंटीग्रेशन ले लें तो वो हमारे पास फाई ऑफ एक्स और साई ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो सकती है वैल्यू। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। इंटीग्रेशन हमने लेनी है तो आर्बिट्रेरली कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, लेट्स से क्योंकि x है तो x के अकॉर्डिंग हम x नॉट कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं। इसको मैंने रीअरेंज किया, ये इक्वेशन आ गई इंटीग्रेटिंग फ्रॉम x नॉट टू x। अब x नॉट हमारे पास ज़ीरो भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है जो r के अंदर आ रहा है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ r, कोई भी इसकी स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस नहीं है इसके अंदर। तो ये कैलकुलेशन में हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। सिर्फ हमने अपनी इंटीग्रेशन कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए एक पॉइंट लेट किया है एक्स नॉट इंटीग्रेशन में। तो ये नोट में मैंने मेंशन भी किया है कि दिस एक्स नॉट हैज़ नो स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस एज दिस कैन बी रिमूव्ड इन आवर कैलकुलेशन। जब हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे अब इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई की, इंटीग्रेशन ली तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फाई ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स नॉट टू एक्स कह रहे हैं तो इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। दोनों साइड पे हमने इंटीग्रेशन ले ली।
इंटीग्रेशन ली तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x0 टू x, और ये हमारे पास उसी तरह से ही रहेगा, एज इट इज़ ही हमने इसको लिख दिया जैसे ऊपर था। यहाँ पे पॉइंट्स को पुट किया, पॉइंट्स पुट करने से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं, और राइट साइड को हमने सेम ही लिखा है। नेक्स्ट, अब ये हमारे पास कोई कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमने इसको क्या कहा था कि ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो आर्बिट्रेरीली एलिमेंट हमने जब कंसीडर किया, इसका मतलब है कि ये हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू देगी। अब इस तमाम वैल्यू को मैंने या फिर आप यहाँ पे लिख लें, लेट फाई ऑफ एक्स नॉट माइनस आई ऑफ एक्स नॉट इज़ इक्वल टू के, और वहाँ पे उसको मेंशन कर दें। अब ये के जो है वो राइट साइड पे जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 8 कहा है। अब ये भी हमारे पास एक्स नॉट इन्वॉल्व है और इसमें भी एक्स नॉट इन्वॉल्व है, तो हम इस सारे को भी एक कांस्टेंट के तौर पे मेंशन कर सकते हैं। वेयर एक्स नॉट एंड के आर आर्बिट्रेरली कांस्टेंट्स, एक्स नॉट भी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे फाई ऑफ एक्स और साई ऑफ एक्स की वैल्यूज़ चाहिए, तो ये इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 7 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फाई ऑफ एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ये ऐड किया और इसको सिंप्लीफाई करने से फाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 सी एक्स नॉट टू एक्स जी ऑफ टा डी टा प्लस के बन गया। अब अगर साई ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम 7 और 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। 2 को राइट साइड पे मूव किया तो इस ये वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 10 कह दिया। यूजिंग दीज वैल्यूज़ इन 5, अब हम ये सारा प्रोसीजर इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो इनिशियल कंडीशंस थी उनमें वैल्यूज़ कन्वर्ट हो जाएं। यू एक्स टी, अब फाई ऑफ एक्स प्लस सी टी का भी रिज़ल्ट निकल आया और साई ऑफ एक्स प्लस सी टी का भी रिज़ल्ट निकल आया। अब यहाँ पे था एक्स, अब एक्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं एक्स प्लस सी टी के साथ, ठीक है। तो एक्स प्लस सी टी के साथ जब हमने रिप्लेस किया तो यहाँ पे वैल्यू हमारी बन जाएगी, ये है हमारे पास रिज़ल्ट और ये है फाई ऑफ एक्स ये था। तो हम यहाँ पे हमें चाहिए फाई ऑफ एक्स प्लस सी टी, तो यहाँ पे एक्स था उसको हम एक्स प्लस सी टी के साथ रिप्लेस कर देंगे और साई ऑफ एक्स को हम साई ऑफ एक्स माइनस सी टी के साथ रिप्लेस कर देंगे। वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे, वैल्यू यूज़ करने से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। अब इनको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये हमारे पास है 1/2, यहाँ पे भी प्लस 1/2 है, इसको कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। यहाँ पे है k/2 प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और ये जो इक्वेशन है इनको भी कंबाइन करके लिख लेंगे, ये वाली और ये वाली, क्योंकि यहाँ पे जी ऑफ टा है, यहाँ पे भी जी ऑफ टा है। ये कंबाइन करके जब इसको लिखा तो यहाँ पे हमारे, क्योंकि हमने क्या करना है एक्स नॉट को रिमूव करना है अंदर से, रिमूव करने के लिए इन दोनों की पोजीशन को चेंज किया जा सकता है। जब मैं एक्स नॉट को ऊपर लेके जाऊंगी, एक्स माइनस सी टी को नीचे लेके आऊँगी, तो यहाँ पे ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो वही यहाँ पे किया है, ये प्लस आ गया 1/2 सी एक्स माइनस सी टी टू एक्स नॉट जी ऑफ टा डी टा। अब इसको फर्स्ट में लिख दूँगी और इसको जो है वो सेकेंड पोजीशन पे मेंशन कर दूँगी। यहाँ पे मैंने इसी को ही पहले लिख दिया, आप इसको पहले लिख के और उसके बाद ये वाली इक्वेशन को रीअरेंज कर लें। रीअरेंज करने से क्या हुआ, इनको अब कंबाइन करके लिखा जा सकता है जो इंटीग्रेशन में हम रूल्स यूज़ करते हैं। तो एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी ऑफ टा डी टा आ जाएगा। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन निकला है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का, ठीक है। यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे दोबारा से मेंशन की है, विच इज़ कॉल्ड, अब इस इक्वेशन को डी एलम्बर्ट सॉल्यूशन भी कहते हैं ऑफ कॉशी प्रॉब्लम फॉर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन।